Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. We are on the page 5 of the book, A Guide to the Good Life by William B. Irwin. We were studying its introduction. Its first paragraph: my goal is to put this philosophy into work in my life and to encourage others to put it to work in theirs. स्टोइक फिलॉसफी को राइटर ऑथर इस तरह से बताना चाहता है, इस किताब में उसने कोशिश की है कि लोग इसको अपने लाइफ में एक्सरसाइज कर सकें, उसको अप्लाई कर सकें और इसको प्रैक्टिकल बना के थोड़ा सा उसने पेश करना चाहा है। द स्टोइक्स रियलाइज्ड दैट a life plagued with negative emotions, including anger, anxiety, fear, grief, and envy, will not be a good life. 2500 साल पहले स्टोइक्स ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था कि अगर किसी इंसान ह्यूमन माइंड में ये नेगेटिव इमोशंस उस तरह से पेनिट्रेट कर जाएं, दैट विल नॉट रिमेन अ बैलेंस पर्सन, अ बैलेंस पर्सनैलिटी, और ये उसकी ज़िंदगी को उस तरह प्लेक्यू, जिस तरह दांत को कीड़ा लगता है और दांत को सेंसिटिव बना देता है। थोड़ा सा ठंडा हो तो लगता है बहुत ज़्यादा ठंडा है, थोड़ा सा गर्म हो तो लगता है बहुत ज़्यादा गर्म। इस तरह ज़िंदगी भी किसी भी शख्स की इस तरह से हो जाती है अगर ये नेगेटिव इमोशंस उसके लाइफ में आ जाए। दे देयरफॉर बिकेम एक्यूट ऑब्जर्वर्स ऑफ द वर्किंग्स ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड एज अ रिजल्ट बिकेम सम ऑफ द मोस्ट insightful psychologists of the ancient world. इसी वजह से इनको एंशियंट वर्ल्ड के मोस्ट इंसाइटफुल साइकोलॉजिस्ट समझा जाता है। इंसाइटफुल का मतलब है एक्यूरेट, दोज विच हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो उन्होंने ह्यूमन माइंड को बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व किया और इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग उनको मिली। सॉरी, एक चिड़िया है जो असल में आदी है यहाँ पे खिड़की पे आप बैठने की। तो वैसे तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, लेकिन आज जो है ना वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करे। मुझे लगता है उसकी आवाज़ इसमें जो है ना आपको शायद अच्छी ना लगे बार बार। They therefore became acute observers of the workings of the human mind and as a result became some of the most insightful psychologists of the ancient world. तो एंशियंट वर्ल्ड में हमें ये शानदार किस्म के साइकोलॉजिस्ट मिलते हैं क्योंकि इन्होंने ह्यूमन माइंड को और उसकी वर्किंग को, उसकी फंक्शनिंग को और उसके परफॉर्मेंस को चेक किया, इवेलुएट किया, उसको अंडरस्टैंड किया और उस पर कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, कैसे ये इम्प्रूव होता है और कैसे इसकी परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है। तो इस वजह से उन्होंने सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया उन साइकोलॉजिस्ट ने वो ये नेगेटिव इमोशंस हैं। They went on to develop techniques for preventing the onset of negative emotions and for extinguishing them. तो उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस कराया और वो आगे हमें वो मिलेंगी कि जिनकी मदद से हम इन नेगेटिव इमोशंस के जो ऑनसेट्स हैं, यानी कि बिगिनिंग ऑफ समथिंग स्पेशली अनप्लेजेंट। ऑनसेट का मतलब होता है कि ऐसी किसी चीज़ की इब्तदा और वो होने जा रही हो जो ख़ासकर प्लेजेंट ना हो, अनप्लेजेंट हो। तो इस तरह इन नेगेटिव इमोशंस के जो अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट्स होंगे हमारी पर्सनालिटी पे, हमारे माइंड पे, इसकी फंक्शनिंग पे, तो उसको किस तरह से हमने टैकल करना है, डील करना है, तो उस पर उन्होंने कुछ टेक्निक्स को डेवलप किया और उनको इंट्रोड्यूस कराया। नाउ वी आर ऑन पेज 6. व्हाट इज़ फॉर ऑलमोस्ट एवरी वन the default philosophy of life to spend one's days seeking an interesting mix of affluence, social status and pleasure. यहाँ पे राइटर हमें बताता है कि अगर किसी शख्स की कोई फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ नहीं है
उसको पता नहीं है, उसका कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, फिर भी उसकी जो ज़िंदगी होगी, यानी कि अगर उसकी कोई डिफ़ॉल्ट फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ होगी तो उसमें भी वो 3 चीज़ें लाज़मी चाहेगा। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होंगी? पहला तो वो होगा कि इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ एफ्लुएंस, के बहुतात हो, चीज़ें हों, बहुत सारी हों, अबंडेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अबंडेंस ऑफ फूड, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। सेकंड वन विल बी सोशल स्टेटस, के सोशली रिकॉग्नाइज हो, वेल एक्नॉलेज्ड हो। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ प्लेयर। डिफ़ॉल्ट फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ में हम लोग भी जो कोशिश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, वो यही 3 चीज़ें होती हैं। My philosophy of life, in other words, was what might charitably be called an enlightened form of hedonism. मेरी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ क्या होगी दूसरे अल्फाज में? कि जी हेडोनिज्म हो लेकिन उसकी एनलाइटेंड फॉर्म हो। तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनलाइटेंड फॉर्म कौन सी होगी। एनलाइटेंड फॉर्म वो होगी जिसमें प्लेयर्स को सिंक्रोनाइज करके, एनालाइज करके, कैटेगराइज करके उनको एक हियरार्की में, दर्जा बंदी में रखा जाए और उनको उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से ऑप्ट किया जाए, डील किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव ऑप्शन टू एक्सरसाइज और एंजॉय वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेयर्स। लेकिन इसमें ये जो स्टोइक्स होंगे या ये जो एनलाइटेंड फॉर्म ऑफ हेडोनिस्ट लोग होंगे, ये क्या करेंगे? उस प्लेयर को परसू करेंगे, ऑप्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे जो वर्थ टू परसू होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 टाइप्स के प्लेयर्स हैं। अब इन 5 प्लेयर्स के हमारे पास ऑप्शन है, तो वो इसमें से उस प्लेयर को ऑप्ट करेंगे जो इनमें से सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, एवर लास्टिंग होगा, परमानेंट होगा, ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और इसके साथ नेगेटिविटीज़ कम होंगी, या इसके ऑनसेट्स कम होंगे, या इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्लेयर है, एक टाइप ऑफ प्लेयर है जी, वो हमें मिलेगा 50 और उसके साथ नेगेटिव इमोशंस भी या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी 50 होंगे, तो उस प्लेयर की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। एक ऐसा प्लेयर है जिसकी अमाउंट है 40 लेकिन उसके साथ कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो वो उस 50 वाले से 40 वाले की वैल्यू हमारे लिए इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि उसके साथ उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो इस टाइप ऑफ हेडोनिज्म को कहते हैं एनलाइटेंड फॉर्म ऑफ हेडोनिज्म। इसी पेज पे, पेज 6 पे, ऑन मास्टरिंग डिज़ायर पे वो बात करता है, ये 3rd पैराग्राफ में। ये इजी है, ये आप खुद कर लेंगे। इसी के फर्दर लाइन्स हैं, आई वेंट ऑन टू एग्जामिन द एडवाइस ऑन मास्टरिंग डिज़ायर ऑफर्ड बाय फिलोसफर्स बट फाउंड दैट ओनली अ रिलेटिव हैंडफुल ऑफ देम हैड ऑफर्ड सच एडवाइस। कहते मैंने इस चीज़ पे काम किया कि मास्टरिंग डिज़ायर पे कितने लोगों ने हमें बताया है, आज तक हिस्ट्री में काम किया है, तो उस पर बहुत थोड़े से लोग हैं, गिने चुने हैं, उन्होंने इस पे काम किया है। बताते हैं, प्रोमिनेंट अमंग दोज हु हैड वर द हेलेनिस्टिक फिलोसफर्स, द एपिक्यूरियंस, स्केप्टिक्स एंड स्टोइक्स। और इनमें जो प्रोमिनेंट हैं, जो फेमस हैं, जो बड़े बड़े मेजर हैं, वो यही 3 हैं, एपिक्यूरियंस हैं, स्केप्टिक्स हैं और स्टोइक्स हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी ये डिस्कस होगा। स्टोइक्स एंड ज़ेन हैव सर्टेन थिंग्स इन कॉमन। तो वो कहता है ये बुद्धिज़्म में और स्टोइक्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। तो जो चीज़ें कॉमन हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और चूंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं पहले वो डिस्कस करेंगे, और जो कॉमन नहीं है, जिन पे एक एग्री कर रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट एग्री नहीं करता, तो उसको जो है ना हम बाद में उतना वेटेज नहीं देते। पहले हम उन चीज़ों पे आते हैं जो कॉमन है, जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक पेज 6 तकरीबन कंप्लीट हो गया, इसकी लास्ट लाइन्स हैं। तो ये 10 मिनट का लेक्चर हो गया, तो इसके बाद जो है ना हम आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।